हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें रिसोर्स रूम के बारे में। रिसोर्स रूम क्या होता है, क्यों बनाया जाता है रिसोर्स रूम और किसके लिए होता है, क्या चीजें रखी जाती हैं यहाँ पे, क्या फायदा होता है रिसोर्स रूम से। आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। सो रिसोर्स रूम इज अ सेपरेट सेटिंग, either a classroom or a small designated room where a special education program can be delivered to a student with disability individually or in a small group। यानी कि ऐसा सेपरेट रूम या ऐसी सेटिंग जिसमें जिन बच्चों को कोई डिसेबिलिटी है उन्हें वहाँ पे पढ़ाया जा सके। जैसे कि नॉर्मल क्लास में अगर जैसे मान लीजिए जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, इंक्लूजन क्या कहता है कि सबको एक साथ रख के पढ़ा जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम यही है। तो हम उनको एक साथ रख के तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। या तो बच्चा अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, या मैथ नहीं कर पा रहा है, या कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है क्लास में, या रीडिंग नहीं कर पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जो रेगुलर टीचर होंगे वो रिसोर्स होम टीचर की मदद से कोशिश करेंगे कि बच्चा वो सारी चीजें कर पाए, उसके बराबर के जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ वो चल पाए, उनके जितना ज्ञान वो अर्जित कर पाए। फिर वो बच्चा दिन का कुछ हिस्सा, हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जैसी भी उसकी जरूरत है उस हिसाब से वो कुछ घंटे रिसोर्स रूम में बिताएगा, जहाँ पे जो रिसोर्स रूम में जो टीचर है अवेलेबल है, जो स्पेशल टीचर अवेलेबल है, वो उन्हें चीजें सिखाएंगे, ताकि जिस चीज में उन्हें कमी लग रही थी कि बच्चा जो चीज नहीं कर पा रहा था वो चीज भी वो आसानी से कर पाए, और बाकी टाइम वो दूसरी नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब नॉर्मल क्लास में बच्चे की ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो तो हम उसे रिसोर्स रूम में लेके जाते हैं, जहां वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से दिन के 2 से 3 घंटे बिताता है और स्पेशल एड्स की मदद से चीज़ें सीखता है। इसीलिए उस रूम को रिसोर्स रूम कहा जाता है, क्योंकि वहां पे उसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ताकि वो चीज़ों को सीख पाए। और जो भी उसे स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उसको कुछ इंडिविजुअल चीज़ों की ज़रूरत है, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें उसकी रिसोर्स रूम में पूरी होती हैं। So it is developed on the concept of reteaching of core concepts taught initially in general classrooms। यानी कि एक तरीके की रेमेडियल क्लासरूम है ये। जैसे कि जिन स्टूडेंट को कुछ डिसेबिलिटी होती है वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के भी पढ़ रहे हैं और थोड़ा टाइम रिसोर्स रूम में भी लगा रहे हैं। यानी वो चीज़ें वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अगर उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पा रहा है, टीचर को लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वही चीज़ वो जाके रिसोर्स रूम में भी सीखते हैं। तो एक तरीके की रेमेडियल क्लास है ये उनके लिए, जिसमें स्टाफ टीम में स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं, टीचर्स असिस्टेंट और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ होता है, और कभी कभी स्कूल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कोई कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी कि एक स्पेशल एजुकेशन टीचर तो हमेशा ही वहाँ पे रहेंगे और टाइम टू टाइम ये सारे लोग भी वहाँ पे आते जाते रहते हैं जैसे भी इनकी ज़रूरत हो। जैसे अगर रिसोर्स रूम टीचर को लगता है कि बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो किसी काउंसलर को बुला लेंगे वहाँ पे, ताकि वो बच्चे को सही तरीके से दिशा निर्देश दे सकें, उसकी प्रॉब्लम को समझ पाएँ। या उन्हें लगता है कि इनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए तो वो उन्हें बुला लेंगे। तो मतलब ये सारे लोग ही मिल के काम करते हैं ताकि बच्चे की जो कोई भी कमी है उसे दूर किया जा सके और वो बच्चा भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही नॉलेज अटेन कर पाए। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स रूम्स की, जिसमें हम 3 मेन टाइप्स के बारे में ही बात करेंगे। तो फर्स्ट इज कैटेगोरिकल रिसोर्स रूम। दिस रूम सर्व ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव वन पर्टिकुलर डिसेबिलिटी। यानी कि जब किसी बच्चे में कोई एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी होती है, जैसे मान लो बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड हो, या उसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, या ऑर्थोपेडिक हो, तो ऐसे किसी एक डिसेबिलिटी के लिए जो ये रूम होता है वो कैटेगोरिकल रिसोर्स रूम होता है। नेक्स्ट इज क्रॉस कैटेगोरिकल रिसोर्स रूम। अब इसमें स्टूडेंट्स विद सेवरल डिसेबिलिटीज अटेंड द रिसोर्स रूम विद सिमिलर इश्यूज। यानी कि जिन बच्चों में बहुत से डिसेबिलिटीज है, जैसे हो सकता है कि कोई लर्निंग डिसेबल्ड हो, कोई एडुकेटली मेंटली रिटार्डेड हो, किसी में बिहेवियरल डिसऑर्डर हो, इन सभी बच्चों को एक साथ एक रूम में ही रख के पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इज नॉन कैटेगोरिकल रिसोर्स रूम। अब जैसे इसमें वर्ड ही बता रहा है नॉन कैटेगोरिकल, यानी कि जिसकी कैटेगरी ही नहीं बनाई गई हो बच्चे की, इसको किस तरीके की डिसेबिलिटी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट नए आते हैं, तो अब टीचर को लग तो रहा है कि इनमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसे बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, देखा जाता है, उनको चेक किया जाता है अलग अलग तरीके से कि ये क्या इन्हें प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसके हिसाब से रेमेडी की जाती है। यानी कि दो स्टूडेंट्स हु आर
स्टिल अनआइडेंटिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि जिनके डिसेबिलिटी के बारे में भी पता ही नहीं है, यहाँ ऐसे बच्चों को ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे लाया जाता है और पता किया जाता है कि इनमें क्या डिसेबिलिटी है, फिर उसके हिसाब से उनकी रेमेडी की जाती है। अब बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसोर्स रूम कि एक अच्छा रिसोर्स रूम कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, बिकॉज हम वहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे 5 से 6 बच्चे ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए एक टाइम में। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होना चाहिए, बिकॉज हम वहाँ पे उन बच्चों को ला रहे हैं जिन्हें ऑलरेडी क्लास में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि उनका पढ़ाई में मन ही ना लगे या फिर वो पढ़ाई छोड़ दें। तो बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव वाइब्स आए उन्हें वहाँ से। वेराइटी ऑफ लर्निंग मॉडल्स होने चाहिए, यानी कि अब हम डिफरेंट डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को वहाँ पे ला रहे हैं तो उनके हिसाब से वहाँ पे सुविधाएं भी होनी चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए। लर्निंग इज पर्सनलाइज्ड, यानी कि ऐसा रूम हो जहाँ पे हम एक पर्सन की प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए ही उसकी रेमेडी करें कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, दूसरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम, यानी कि हर किसी को इंडिविजुअल अटेंशन मिले। बी द साइज ऑफ अ रेगुलर क्लासरूम, जैसे रेगुलर क्लासरूम होते हैं उतना ही उसका साइज होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम बच्चे उसमें सिर्फ 6 बच्चे बैठा रहे हैं तो हम उसका साइज छोटा कर दें, नॉर्मल क्लासरूम के साइज का होना चाहिए। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वहाँ पे। अगर 6 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई 2 के हिसाब से हम चीज़ें चला रहे हैं, उन 6 बच्चों के हिसाब से ही अलग अलग प्लानिंग हो, ताकि उनको भी जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सके, और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज मटेरियल रिक्वायर्ड इन रिसोर्स रूम, यानी कि रिसोर्स रूम में कैसा मटेरियल होना चाहिए। अब बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे सारा मटेरियल हो, बिकॉज हम वहाँ उन बच्चों को लाए हैं जिन्हें चीज़ें क्लास में समझ में नहीं आई है, तो यहाँ पे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। मॉडल्स होने चाहिए, टेक्टाइल मटेरियल होना चाहिए, प्रोजेक्टर्स होने चाहिए, चेयर्स, टेबल्स, बुक शेल्व्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और क्या स्पेशल एड्स होने चाहिए, तो हियरिंग एड्स होने चाहिए उन बच्चों के लिए जिन्हें कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिन्हें ढंग से सुनाई नहीं देता है, तो उनके हियरिंग एड्स होने चाहिए। हियरिंग एड्स क्या होते हैं? अ डिवाइस डिजाइन टू इम्प्रूव हियरिंग बाय मेकिंग साउंड ऑडिबल टू अ पर्सन विद हियरिंग लॉस। जिसको मान लीजिए कि उतना अच्छे से सुनाई नहीं देता है, कहीं ना कहीं कम सुनाई देता है, तो ऐसे बच्चों के लिए हियरिंग एड्स होने चाहिए। कैसे हियरिंग से होते हैं? बिहाइंड द ईयर बीटीई हियरिंग एड बोलते हैं, जिसे हम इन द ईयर आईटीई हियरिंग एड्स बोलते हैं। ऑडियो एड्स होने चाहिए। द एड दैट इन्वॉल्व सेंस ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो एड्स, यानी कि जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है तो उनके लिए हम ऑडियो एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो सुन के सीख पाए अच्छे से। तो ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। कैसे ऑडियो एड्स हो सकते हैं? स्पीकर हो सकता है, रेडियो हो सकते हैं, टेप्स, MP3 प्लेयर्स, यानी ऐसा कोई भी एड जिसमें सेंस ऑफ हियरिंग इन्वॉल्व हो। ब्रेल होना चाहिए। जो बच्चे ब्लाइंड हैं उन्हें क्या है कि बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो देख नहीं पाते हैं, तो ब्रेल सिस्टम होना चाहिए, जैसे स्पेशल टच सिस्टम भी कहते हैं, जहाँ पे वो टच करके चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिनका पार्शियल आईसाइट लॉस हुआ है उन्हें तो हम प्रोजेक्टर्स वगैरह की मदद से पढ़ा सकते हैं, लाइट के पास बैठा के पढ़ा सकते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है उनके लिए फिर ब्रेल सिस्टम ही काम में आता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए, जो पार्शली साइटेड चिल्ड्रन होते हैं वो चीज़ों को मैग्नीफाइड वे में समझ सकें। तो जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या है, उन्हें बड़ी बड़ी दिखाई देगी वो चीज़, तो वो आसानी से समझ पाएंगे। ग्रीन बोर्ड होना चाहिए। कलर्ड चॉक्स का यूज़ करें टीचर, ताकि बच्चों को अच्छे से चीज़ें दिखाई दे। रीडिंग कॉर्नर हो, राइटिंग कॉर्नर हो, लिसनिंग कॉर्नर हो, कंप्यूटर कॉर्नर हो, क्रिएटिव आर्ट कॉर्नर हो, यानी कि अलग अलग बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से कॉर्नर बना दिए जाएँ वहाँ पे, ताकि हर डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए वो रिसोर्स रूम इक्वली यूजफुल हो। प्ले कॉर्नर हो, रिक्रिएशनल पोर्शन हो जहाँ पे म्यूजिक वगैरह के लिए कुछ सिस्टम हो, बुलेटिन बोर्ड्स हो, मॉडल्स हो, चार्ट्स हो, प्रोजेक्टर्स हो, मैथ सॉफ्टवेयर हो, स्पेलिंग सॉफ्टवेयर हो, राइटिंग सॉफ्टवेयर हो, टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम एंड स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम हो। जो भी स्पेशल टीचिंग एड्स आपके दिमाग में आते हैं वो सारे आप इसमें लिख सकते हैं कि रिसोर्स रूम में ये होने चाहिए। रिसोर्स रूम टीचर कैसे होना चाहिए? अब देखिए, रिसोर्स रूम में उन बच्चों को लाया जा रहा है जिन्हें डिसेबिलिटी है, तो ऐसे बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत ज़रूरी है जो रिसोर्स रूम टीचर हो उसमें कुछ बेहतरीन क्वालिटीज़ हों, क्योंकि वो उन बच्चों को एकेडमिक और बेसिक लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं जो कि फिजिकली, इमोशनली या कॉग्निटिव तौर पे कुछ ना कुछ उनमें डिसेबिलिटी है। तो उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वेल ट्रेंड होने चाहिए, वो इनोवेटिव होने चाहिए, नए नए तरीके सोचे कि कैसे बच्चे को चीज़ सिखाई जा सकती है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बिकॉज उस बच्चे को समझ में नहीं आ रही है तो हो सकता है कि उसे आपके बार बार बताने पे भी समझ में नहीं आए, तो आपको चिल्लाना नहीं है उस पर, उस टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी कोई नया बच्चा आएगा तो उन्हें उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए।
अपने प्रोफेशन के प्रति वो पैशनेट होने चाहिए। हर बच्चे को पर्सनल कंसर्न दिखाएं, बिकॉज ऐसे बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और लव की ज़रूरत होती है। अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए वो हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से एप्रोप्रिएट मटेरियल चूज़ करे, ये हो हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे। तो चलिए हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे कि रिसोर्स रूम क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जो हमारा एम है इंक्लूसिव एजुकेशन का उसे हम प्राप्त कर पाएँ। ये बच्चों के लिए बोन है जिनमें भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, बिकॉज यहाँ पे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें चीज़ें समझाई जा रही हैं, उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन मिल रहा है ताकि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह के जहाँ पे भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम दूर हो सके। तो सबसे पहले अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको रिसोर्स रूम के बारे में लिखना है कि रिसोर्स रूम होता क्या है। ऐसा रूम जहाँ पे हम उन बच्चों को कुछ टाइम के लिए रखते हैं, दिन के कुछ समय के लिए, जिन्हें में कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है या जिन्हें पढ़ने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, ताकि उनके लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लानिंग हो सके। और ये करते हैं जो रेगुलर टीचर होता है और रिसोर्स रूम टीचर जो होते हैं वो मिलके करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि इसके लिए किसी और की हेल्प लेने की भी ज़रूरत है तो वो उसकी भी लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत है या किसी थेरेपिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है तो वो उनकी हेल्प भी लेते हैं, पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्स रूम, जिसमें कैटेगोरिकल रिसोर्स रूम, क्रॉस कैटेगोरिकल रिसोर्स रूम और नॉन कैटेगोरिकल रिसोर्स रूम की हमने बात की। फिर एक अच्छा रिसोर्स रूम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, लर्निंग मॉडल्स हो, वेल इक्विप्ड हो, लर्निंग पर्सनलाइज्ड हो, रेगुलर क्लासरूम के साइज का हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, 6 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि क्या मटेरियल होना चाहिए वहाँ पे, क्या हेयरिंग एड्स होने चाहिए, ऑडियो एड्स कौन से होने चाहिए, यानी अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से क्या क्या टीचिंग एड्स चाहिए वो सारे हम डिस्कस करेंगे। फिर रिसोर्स रूम टीचर कैसा है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि कैसे होने चाहिए रिसोर्स रूम टीचर जो है। एंड देन टॉपिक को कंक्लूड करेंगे कि कैसे रिसोर्स रूम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कैसे जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एम है उसे हम सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं रिसोर्स रूम की मदद से। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो आप कर ही दें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।